हॉस्पिटल का जो कोई भी आईसीयू होता है उससे बेहतर आपका आईसीयू जो है वो घर में बन सकता है। कुछ चीजें हटानी होंगी, कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। कैसे बन सकता है? और क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसी चीजें, उसको टेक्निक पता हो, कुछ ऐसी चीजें पता हो जिससे वो तुरंत फर्स्ट एड अपने घर में बहुत बेहतर तरीके से कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, डर के माहौल से बाहर निकल जाएंगे आप लोग, और ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसमें शुरू करते हैं हार्ट अटैक से। एंजाइना, हार्ट अटैक जो कि बहुत कॉमन होता है, जरा आपने पूछा भी सवाल जी। एक बात याद रखिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो पहले 20-30 मिनट में जो होना हो चुका होता है, उसके बाद या तो वो जिंदा रहेगा या मर चुका होगा। अब जरा सोचिए, जब किसी को हार्ट अटैक आएगा, जरूरी है कि हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक आए? वो तो रास्ते में आएगा, घर पे आएगा, स्कूल में आएगा, कहीं भी आ सकता है, सड़क पे आएगा, बाजार में आएगा। उस वक्त अगर वो इफ यू हैपन टू बी नियर देम, तो आप ही उसके डॉक्टर हैं। अगर आप इस सोच में पड़ गए कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो तो पहले जो 20-25 मिनट 30 मिनट है वो आपने वेस्ट कर दिए, और उसके बाद जो होना है हो चुका है, फिर कोई कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, ईसीजी करेंगे, एंजियोग्राम करेंगे, एंजियोप्लास्ट करेंगे, लेकिन वो खतरा या तो टल गया है या वो मर चुका है। अब उनके पास एक मुर्गा आ गया कि इसको हम एंजियोग्राम कर दें, एंजियोप्लास्टी कर दें और इससे पैसे ऐंठ लें। याद रखिए, हार्ट अटैक का एंजियोग्राम से, एंजियोप्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो सुपरफिशियली होता है। इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपका सवाल यह है करना क्या चाहिए, अपने घर को कैसे आईसीयू बनाएं। स्टेप 1 हम अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, अपने पेशेंट को सिखाते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी यही करते हैं। हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं हिम्स के नाम पे, तो यही होता है। तो देखिए, स्टेप 1, किसी को भी हार्ट अटैक आए, मान लो वो आप खुद भी हैं, तो आपको स्टेप 1 अपने पोस्चर को चेंज करना है। ये एक हार्ट है, एक हार्ट आपके काफ मसल्स हैं, दोनों हार्ट को पास ले आना है। कैसे? मान लो मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप व्हाट आई विल डू, ये जो पोस्चर है, दोनों हार्ट पास आ गए, काफ मसल्स और ये हार्ट का डिस्टेंस इज वेरी वेरी क्लोज, तो दिस इज द पोस्चर। लेकिन ये आपको चेयर पे बैठ के नहीं करना है, जमीन पे बैठ के करना है, पीछे का सपोर्ट लेके। चेयर पे बैठ के इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर वो पेशेंट जो है उसको अगर अनकॉन्शियस हो गया तो चेयर से गिरेगा और चोट लगेगी, और नीचे बैठ के करेगा तो अगर अनकॉन्शियस हो गया दर्द के मारे तो वो नीचे ही है तो गिरेगा तो चोट वोट नहीं लगेगी। पहला स्टेप, जैसे ही आप इस पोस्चर में आएंगे आपका एंजाइना होपफुली थोड़ा कम होने लगेगा। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अदरक, इतना बड़ा अदरक का पीस लेके, हमारे हॉस्पिटल में अदरक कहीं कहीं रखा रहता है, फटक से अदरक लिया, पेशेंट के मुंह में ठूस दिया, और पेशेंट अगर कॉन्शियसनेस में है तो अदरक को चबाएगा, वो चबाना है। जब अदरक चबाएंगे, इस पोस्चर में रहेंगे, तो आंखों से आंसू आने लगेंगे, 15 मिनट लगेगा। जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे एंजाइना कम होगा, वैसे वैसे ब्लड वेसल डायलेट होगा, वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और आधे घंटे में वो सिम्टम चले गए और आप ठीक हो गए। इतना ही करना है। साथ में एक तीसरा स्टेप हम कराते हैं, एक बाल्टी में 45 डिग्री सेल्सियस पानी, गीजर का पानी आ जाएगा, और बाल्टी आने में मान लो 10 मिनट लग गए, तब तक ये कर रहा है दोनों स्टेप, और फिर चेयर पे बिठा दिया और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, जो कि गर्म पानी है। जैसे ही दोनों पैर बाल्टी के अंदर है तो काफ मसल, सेकंड हार्ट भी बाल्टी के अंदर है, और ब्लड वेसल डायलेट होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और होपफुली उसके सिम्टम विल गो अवे। ये आधे घंटे तक करना है, बकेट वाला जो बोल रहा हूं मैं। यही 3 स्टेप हम कराते हैं, इसे कहते हैं वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी। वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, ये तीनों स्टेप करने के लिए कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें घर पे ही हैं। अब आते हैं और मेडिकल इमरजेंसी, 1-2 बता देता हूं। मान लो किसी का ब्लड प्रेशर शूट हो गया, हाई हो गया, या फीवर हो गया, फीवर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इसको लो करने का एक रामबाण इलाज है। बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी हो, पेशेंट ऐसे बैठा हो और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, 42 डिग्री सेल्सियस पानी मेंटेन रखना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। ऐसा करेंगे तो फीवर भी नीचे आता है, ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है, थकान भी नीचे आती है, डिप्रेशन भी कम होने लगता है। रात को ऐसा करेंगे तो नींद भी अच्छी आती है। तो देखिए, एक बाल्टी और गर्म पानी से कितने सारी चीजें हो गई। मान लो किसी को सांसें नहीं आती, SpO2 कम हो जाता है, राइट, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी कम हो जाती है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस में आ जाता है, तो तब बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, जो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ऐसे में पेशेंट पहली गलती करते हैं कि इस तरह से वो बैठते हैं या पीठ के बल लेट जाते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस तरह से आप बैठ के देखिए अभी मेरे साथ, आप ऐसे करते ही आपकी सांसें अटकने लगेंगी। तो ये जो पोस्चर है, ये आपके हार्ट को लंग के ऊपर डाल देता है, लंग की कैपेसिटी और छोटी हो जाती है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी पेशेंट बोलता है कि आई एम फीलिंग ब्रेथलेस, तब देखेंगे वो या तो पीठ के बल लेटा होगा या इस तरह का कोई पोस्चर होगा, और ऐसे हाँफ रहा होगा। अब इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे ही मैंने पोस्चर पेशेंट का ऐसे चेंज किया, जैसे अभी मेरा पोस्चर है, ये पोस्चर करते ही अभी आप मेरे साथ करेंगे तो आपका लंग खुल गया बाय 20%, और आपका सांसें आसान हो गई। अगर आपने ऑक्सीमीटर लगाया होगा, विद इन 15 मिनट्स आप देखेंगे SpO2 बढ़ने लगेगा।
या फिर हम पेट के बल लिटा देते हैं अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है। पेट के बल लिटाने को कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। इससे आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जहां तो वो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, जहां तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वहां जस्ट बाय चेंजिंग द पोस्चर यू कैन गिव द बेटर बेनिफिट, नॉट द सेम अमाउंट ऑफ रिलीफ, बेटर रिलीफ। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर से आपके लंग में निमोनिया होने लगता है, वेंटिलेटर से तो इंसान कभी वापस ही नहीं आता, आता भी तो 1-2 महीने जीता है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ही। तो मैंने आपको बताया, चाहे वो लंग हो चाहे वो हार्ट हो, किस तरह से आप उसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। अब एक आखिरी 1 मिनट लेता हूं, किडनी की बात कर लेते हैं। जी। ऐसे पेशेंट जो ये आप में सुन रहे हैं, जिनके पैर सूज जाते हैं, यूरिन आउटपुट बड़ा लो है, सिर्फ इतना करना है कि आपको आपका जो बेड है, बेड में एक तरफ 2-3 ईंटें लगा देंगे तो बेड विल बी इंक्लाइंड, बेड ऊंचा हो जाएगा। मान लो ये आपका बेड है और ये बेड है और आपने इस तरह से इंक्लाइन कर दिया बाई 1 फीट एक्स्ट्रा, यहां सिर और यहां पैर। इस पोस्चर में जब वो लेटेंगे और ऐसा अगर 2 घंटे तक लेटते हैं तो उनकी सूजन कम होने लगती है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है और उनके जो क्लासिक सिम्टम है क्रॉनिक किडनी डिजीज के, वो ठीक होने लगते हैं। तो जिसके लिए अदरवाइज वो सोच रहे थे हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई खाएंगे। तो मैंने आपको बताया, चाहे वो किडनी की बात करें, चाहे वो लंग की बात करें, चाहे वो हार्ट की बात करें, हम घर की चीजों से ही हम इमरजेंसी को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और हम तो करते ही हैं, क्योंकि जब ड्रग फ्री हैंडलिंग होगी तो याद रखिए वो सेफ होगा। और वो कोई लोग बोलते हैं ये तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये बड़ा फास्ट है, इट इज मच फास्टर, राइट, और सेफ भी है। तो इसी तरह से देयर आर 65 मेडिकल कंडीशंस जो इंसान जिससे इमरजेंसी आ सकती है। हर मेडिकल कंडीशन के लिए हमने ऐसे प्रोटोकॉल बनाए हैं। अगले महीने हमारी किताब भी आएगी, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, POEM, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, पोएम बोल देंगे इसको। तो इसी नाम से मेरी किताब भी आएगी और वो जनता पढ़ के अपने घर पे ही अपना इलाज कर पाएगी, आई एम श्योर। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप डाइट की बात जब करते हैं, DIP की, ये क्या है और डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक बात तो जैसे आप कह रहे थे कि 6 बजे के बाद अगर आप खाना नहीं खाते तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन सर अगर ये 6 तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ऐसे 10 से 6 की जॉब भी लोग बहुत सारे करते हैं, वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? देखिए, चल दूसरा पार्ट पहले लेता हूँ। 6 बजे आइडियली हम उनको बोलते हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो कि इस लायक ही नहीं कि जो हॉस्पिटल जो काम पे जा सके, कैंसर का आखिरी स्टेज पे है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायलिसिस पे है, ऐसे लोग तो लाचार घर पे ही पड़े रहते हैं। तो उनके लिए तो 6 बजे, क्योंकि उनका प्रायोरिटी है कि पहले वो ठीक हो जाए, उनको कहीं जाना नहीं, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो तो सनसेट के साथ साथ खा लें। अब आता है जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, यानी कि वो लोग उतने अनहेल्दी नहीं है, वो उनका थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है, कोई दवाई वगैरह पे है, दर्द वगैरह होता रहता होगा, लेकिन एज सच दे आर मोबाइल। ऐसे लोगों को बोलते हैं यार 6 छोड़ो, तुम 7 बजे तक कर लो। लेकिन अगर वो 10 बजे करेंगे और श्योरली फिर सोचेंगे हम हेल्दी रहेंगे, वो नहीं होने वाला। 7 बजे तक आप खा लो। ये देखा गया, कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो गार्ड होते हैं वो रात को ही काम करते हैं, नाइट गार्ड। तो पूरी दुनिया में देखा गया कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, और जैसे एयर होस्टेस हैं, ऐसे लोगों की जो मोर्टलिटी रेट ज्यादा होती है, ऐसे लोगों में कैंसर, हार्ट डिजीज अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होती है। जैसे सोल्जर्स हैं, मजबूरी है, रात को काम करना पड़ता है, उनको नाइट ड्यूटी, वो 24 घंटे काम करना पड़ता है, तो रात को भी कुछ लोगों को काम करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली इससे हमारे बॉडी की सर्केडियन रिदम ब्रेक हो जाती है। जो खाना सनसेट के बाद खाएंगे और सनराइज से पहले खाएंगे, वो खाना आपकी बॉडी में ब्लॉकेज बनाता है, ट्यूमर बनाता है, स्टोन बनाता है, वही वाला ब्लड शुगर को हाई कर देगा। तो जिनकी तो मजबूरी है वो तो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन जो लोग घर पे पड़े हुए हैं बीमार, जो कुछ और नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वो तो मैं ये बोल रहा हूँ, गिवन अ चांस, आप by 6 PM you finish your dinner, और जो नहीं कर पा रहे हैं श्योरली by 8 PM you finish your dinner. After that don't need to take anything. आप काम चाहे 10 बजे तक करो, लेकिन खाना 8 बजे खा लो। ये एक बदलाव से आपका बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है वो ठीक होने लगेगा। सर्केडियन क्लॉक के ठीक होने से बहुत सारी बीमारियां, चाहे ट्यूमरस ग्रोथ है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, वो दे ऑल फॉल इन प्लेस। ये जो 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस यही कहता है, ये सर्केडियन रिदम पे ही नोबेल प्राइज मिला है, और जिससे ये पाया गया कि जितनी सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं, उनका कोर क्या है, बॉडी के सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक बोल सकते हैं, का बिगड़ना। और वो कैसे हम बिगाड़ते हैं, जैसे सुबह नॉर्मली अभी तो ये शूटिंग चल रही है, अदरवाइज मैं अपनी खिड़की पूरी खोल रखता हूँ। सुबह हमारे कमरे में लाइट पूरा होना चाहिए, और शाम के ढलने के बाद डार्कनेस, उतना ही कैंडल लाइट, राइट। सर्केडियन क्लॉक हमारा ठीक रहेगा तो ही जाके हम हमारे बॉडी की वी कैन बी डिजीज फ्री। और अगर आप हमारे हॉस्पिटल में जाइए, 6 बजे के बाद डिनर नहीं मिलता है, लाइटें डिम कर देते हैं हम, और हमें पता है कि इतना करने से ही पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और ये सारी चीज़ तो घर पे की जा सकती है, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपका DIP डाइट, ओनली इन 1 मिनट आई कैन कंप्लीट इट। DIP डाइट आज से 15 साल पहले मैंने इसका इजाद किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी ने इस पर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किए, और उसमें पाया डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, मोटापा हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, इनमें बड़ा बेनिफिशियल है, बोन डिजीज में बेनिफिशियल है। DIP डाइट में सिर्फ इतना करना है, 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है, फलाहार, 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर खाइए, आम है, केला है, चीकू है, अंगूर है, मीठे खाइए, खट्टे खाइए, जो मिल जाए वो खाइए, पेट भर के खाइए। कितना पेट भर के? मेरा वेट 70 kg है, इंटू 0 और लगा दीजिए, 700 ग्राम।
जो भी आपका वेट है 0 और लगा दीजिए, उतना ग्राम तो खाना ही खाना है। एक बार में 2 बार में खाइए, जितना खाएंगे उतना भूख बढ़ेगी। 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना, ना ब्रेड खाना है, ना पराठे खाना है, कुछ नहीं, पेट भरना है फलों से। स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी बैठेंगे 2 प्लेट ले लीजिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में जो आप खाते आए वही खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल डोसा इडली, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं किया, लेकिन उसको खाने से पहले प्लेट 1 में सलाद लीजिए 3-4 तरह के, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी वगैरह। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम। इतना आपने प्लेट 1 खा लिया और अब आप प्लेट 2 खाएंगे। आप हैरान होंगे कि पहले 2-4 दिन तो प्लेट 1 खाने से पेट भर जाएगा, प्लेट 2 की नौबत नहीं आएगी, उसके बाद आपकी भूख इतनी बढ़ जाएगी कि प्लेट 2 भी आप एम्पल अमाउंट ऑफ खा पाएंगे। एक आखिरी बात है, 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, जैसे मैंने बताया, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, बिस्किट ब्रेड नमकीन, इनको छोड़ दीजिए। धूप में थोड़ा बहुत बैठिए 10-15 मिनट रोज, पैसिव और एक्टिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जितनी बातें मैंने अभी बताई, अगर ये करेंगे, विद इन द फर्स्ट 3 days योर ब्लड शुगर हैज टू ड्रॉप, यू आर फोर्स्ड टू टेक ऑन द मेडिसिन। विद इन द फर्स्ट 7 days आपका ब्लड प्रेशर नीचे होने लगेगा, जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है। 1 महीने के अंदर बॉडी वेट रिड्यूसेस बाय 5 to 10%। 3 महीने के अंदर BMI नॉर्मल में आ जाता है जो लोग मोटे हैं। बोन डिजीज के पेशेंट्स को, जॉइंट पेन के पेशेंट्स को 15 दिन से 21 दिन में फायदा होने लगता है। तो दिस इज अबाउट द DIP डाइट। GFR बढ़ने लगता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में, जो क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है। तो ये सिंपल डाइट है। मैं तो ये बोलता हूँ, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जब देखने में इतना समय लगा ही लिया है आपने, तो ये टेस्ट करना बनता है। 1 हफ्ते के लिए टेस्ट कीजिए, अगर आपको फायदा मिल रहा है कैरी ऑन। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था कि आजकल जो है ना सर, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम बहुत बार, अच्छा सर आपने ये कहा कि 12 बजे तक आप फ्रूट्स पे रहिए, कुल मिला के मतलब आप कुछ मत खाइए, और आप लास्ट डिनर भी कह रहे हैं कि 7 से 8, मतलब हम अगर ऐसे देखें तो 12 और 4 16 घंटे हम ऐसे रह रहे हैं। तो सर ये क्या सही मतलब फायदा पहुंचाता है? मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे हम कहते हैं, कुल मिला के उसे हम पॉजिटिव ले सकते हैं? हाँ देखिए, यस यू आर राइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग उसको बोल सकते हैं। मीन्स यू आर ईटिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 hours बिटवीन 8 AM to 6 PM और 12 hours 8 AM to 8 PM, एंड यू आर नॉट ईटिंग बिटवीन 8 PM to नेक्स्ट डे 8 AM। तो 12 घंटे के ब्रैकेट में आप खा रहे हैं, और 12 घंटे आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पानी पी सकते हैं, सिर्फ पानी। तो जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो बॉडी में इज नॉट शट डाउन, बॉडी में तो एक्टिविटी चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, आपकी एनर्जी भी एक्सपेंड हो रही है। तो बॉडी को लगातार एनर्जी चाहिए, लगातार न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस 12 घंटे में बॉडी क्या कर रही है, आपके बॉडी के अंदर ही ट्यूमर के नाम पे, स्टोन के नाम पे और ब्लॉकेजेस अलग अलग जगह पे हैं। तो बॉडी ब्रेक्स अप द स्टोन, बॉडी ब्रेक्स अप द ट्यूमर एंड एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। कोई ट्यूमर को आप तोड़ के निकालेंगे तो या उसके अंदर आप देखेंगे पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट होंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए, वही सारा स्टोरेज है। तो बॉडी ब्रेक्स अप दोज स्टोर्ड